सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं आकाश तिवारी मध्य प्रदेश ग्वालियर से आपका इस YouTube चैनल पर, इसका नाम है संस्कृत परीक्षा पद, पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारा यह चैनल आज ही अपनी प्रारंभ हो रहा है और इसकी प्रारंभता के साथ MP टेट वर्ग 1 के पाठ्यक्रम की हम आज इस चैनल पर चर्चा करेंगे। यह चैनल हमारा सिर्फ और सिर्फ संस्कृत परीक्षाओं के लिए ही कार्यान्वित रहेगा। इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ संस्कृत के प्रचार के लिए, संस्कृत की प्रसार के लिए, जन जन तक संस्कृत पहुँचे, सिर्फ इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही इस चैनल का निर्माण किया गया है। और मेरा ये उद्देश्य और जो लक्ष्य दोनों हैं कि मैं इस चैनल पर सिर्फ अपने संस्कृत के परिवार को ही एक बहु आयामों तक पहुंचाने के लिए कार्यान्वित रहूं। तो आज हम अपने इस चैनल पर, इस चैनल की शुरुआत में, चैनल के प्रारंभ के उपलक्ष्य में MP टेट वर्ग 1 जो कि परीक्षा नवंबर में निश्चित है, उस परीक्षा का पाठ्यक्रम आज डिस्कस करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि उस पाठ्यक्रम क्या है, क्या उस पाठ्यक्रम की रूपरेखा है और कैसे हम आगे अपनी रूपरेखा को बनाकर अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करेंगे। तो जैसा कि पहले ही यहाँ पर निश्चित कर दिया गया है, MP बोर्ड कक्षा 9, 10, 11, 12 की जो पुस्तक है NCERT स्वयंशी, उस पर आधारित यह कुछ प्रश्न यहाँ से हमको देखने को मिलेंगे और जो उसका सिलेबस है उस पर आधारित ही ये पूरा सिलेबस बनाया गया है। कुछ प्राचीन इतिहास लिया भी गया है, लेकिन ग्रामर का जो पोर्शन रहेगा वो ज़्यादातर अनुमानित ये माना जाता है कि MP वर्ग 1 टेट की जो परीक्षा है वो 9, 10, 11, 12 की जो बुक में जो ग्रामर है उससे ही इतर ना होकर, उससे रिलेट करके, उससे ही आसपास प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम आगे इस अपने विषय पर चर्चा करने से पहले मैं पुनः आपका इस संस्कृत परीक्षा पद के परिवार पर आपका स्वागत करता हूँ। आइए हम सिलेबस की ओर अग्रसर होते हैं। तो पहला पॉइंट है व्याकरण। ठीक, व्याकरण चूँकि शब्द रूप है, इसमें शब्द रूप हमें देखने को मिलेंगे। शब्द रूप के साथ साथ हम इसमें सर्वनाम रूप भी देखेंगे, समास भी देखेंगे। अब शब्द रूप में क्या क्या देखेंगे वो थोड़ा ध्यान दें। जैसे राम है, इसमें हम देखेंगे जैसे राम है, कवि है ना, राम है, कवि है, भानु है, लता है, पितृ है, नदी है, वधु है, मातृ है, फल है, वारी है, आत्मन, भवत, भगवत, मनस, विद्वस और पयश। इस तरीके से ये हमें शब्द रूप यहाँ देखने हैं। इसी में हम सर्वनाम देखेंगे। सर्वनाम में हमारा सर्व है, तद है, एतद है, यत है, इदम है, अस्मद है और युष्मद है। इस तरीके से कुछ सर्वनाम शब्द रूप हम यहाँ देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो विषय है आगे बढ़ता है, आगे के विषय में हमने देखा कि सभी समास जो हैं, सभी समासों को यहाँ हम देखेंगे और उसी के साथ साथ क्या कहा है कि नए तत्पुरुष जो समास है वह भी हमें यहाँ पढ़ना होगा। नए तत्पुरुष जो समास है उसे भी सभी समासों के अंतर्गत यहाँ हमको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद है संधियाँ। इसके बाद है संधियाँ। संधियों में हमें स्वर संधि भी देखनी है, व्यंजन भी देखनी है, प्लस विसर्ग भी देखनी है। हमें तीनों संधियों का यहाँ पर विश्लेषण देखना पड़ेगा। उनके जो भेद हैं, प्रभेद हैं, वो सभी हमें यहाँ पर देखने पड़ेंगे। इसके बाद आता है प्रत्यय। प्रत्यय में हमें देखना है, इसमें 3 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, कृत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय।
तो हम सबसे पहले कृत प्रत्यय को देखते हैं क्या क्या उसमें आ रहे हैं। तो कृत प्रत्यय में त्वा है, ल्यप है, तुमुन है, त है, त्वतु है, सत्री है, और उसके बाद हमारा ये सानच है और तब्यत है, उसके बाद अनियर है। इस तरीके से ये हमें कुछ कृत प्रत्यय के अंतर्गत जो प्रत्यय हैं उन्हें हमें देखना पड़ेगा। इसके बाद आएंगे हमारे स्त्री प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, सॉरी तद्धित प्रत्यय में हम देखेंगे कि हमारे अण है, ढक है, मतोप है, इया है, तल है और ढक है, ठक सॉरी। इस तरीके से ये कुछ 6 जो तद्धित प्रत्यय हैं जिन्हें हम अपने सिलेबस में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय में सिर्फ 2 ही हैं, टाप और गीप। टाप और गीप, ये 2 प्रत्यय हमें स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत देखेंगे। इसके बाद आएगा धातु। धातु में यहाँ पर इन्होंने सिर्फ लकारों का विवरण दे दिया है कि 5 लकार हमें पढ़ने हैं, लेकिन 5 लकारों में हमें पढ़ना कौन कौन से लकार हैं ऐसा कुछ वर्णन नहीं है। इसलिए आप 9, 10, 11, 12 की जो बुक्स हैं उनमें जो धातुएं दे रखी हैं उन्हें आप विशेष रूप से देखेंगे, और उनमें जो ये धातुएं हैं उन्हें हम आत्मनेपदी और परस्मैपदी दोनों रूप में उनको हम 5 लकारों में याद करेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं तो वैदिक वाङ्मय और भारतीय दर्शन। वैदिक वाङ्मय और भारतीय दर्शन, ये जो विषय है इसे हमें देखना होगा। इसमें क्या क्या है ये थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे इसमें वेद, इसमें है वेद हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, वेदांग है, उपनिषद है, पुराण है। इस तरीके से ये 4 विषय हैं जिसमें से वेद से ही वेदांग बने। वेदांगों का अपना एक विषय है जो 6 वेदांगों के अंतर्गत आता है। क्या कहते हैं, वेदों का अंग है। यदि आपको वेदों का अध्ययन करना, वेदों को समझना है तो सबसे पहले आपको वेदांग समझने चाहिए। वेदांगों से ही आप वेद की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो वेद का ही भाग, वेद के बाद हमें पढ़ना होता है वेदांग। 4 वेद हैं, वेदांगों का भी सामान्य परिचय, वेदों का भी सामान्य परिचय। उसके बाद पुराण हैं, कितने पुराण हैं, किसमें क्या कथाएं प्रचलित हैं, वर्णित हैं, वो सब हमें देखना होगा। उसके बाद उपनिषद हैं जो कि वर्तमान में 108 उपनिषदों पर प्राप्त होते थे। वर्तमान में कुछ ही उपनिषद रह गए जिसमें से कुछ उपनिषदों पर जिन्होंने शंकराचार्य ने भाष्य किया है। वर्तमान में वही एक उपनिषद ऐसे हैं जो बहुप्रचलित हैं जिन्हों पर शंकराचार्य ने भाष्य किया है। ऐसे समाज उपनिषद बहुप्रचलित है तो उनका अध्ययन करना है, किसमें किसकी कथा है, किसमें क्या सामान्य परिचय है, वो हमें देखना पड़ेगा। इसके बाद रामायण है। रामायण के बाद हमें देखना है महाभारत। महाभारत और रामायण में हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे रामायण सर्गों में विभक्त है, 7 कांड हैं, कांडों में अंतर्गत सर्ग हैं। तो किस में कितने सर्ग हैं, कितने कांड हैं, किन किन नामों से जाना जाता है। जैसे रामायण को जाना जाता है आर्ष काव्य, लौकिक संस्कृत जगत का पहला काव्य माना जाता है रामायण को। तो वह एक विषय है जो रामायण के बारे में हमें जानकारी रखनी होती है। कितने श्लोक हैं, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहा जाता है, 24,000 श्लोक होने की वजह से इसको। इसके बाद महाभारत है, 1 लाख श्लोक होने की वजह से शतसाहस्त्री संहिता कहा जाता है। महाभारत में कितने पर्व हैं, है ना, किस पर्व में क्या वृत्तांत है। तो इस तरीके से महाभारत का भी हमें सामान्य परिचय देखना पड़ेगा। इसके बाद एक विषय है इसमें षड दर्शन। भारतीय संस्कृत में ये जो षड दर्शनों का उल्लेख है जिसमें 6 दर्शन है, लेकिन हमारे संस्कृत जगत में 9 दर्शनों का वर्णन प्राप्त होता है, जिसमें 6 दर्शन आस्तिक हैं और 3 दर्शन नास्तिक हैं। तो ये एक हमारे संस्कृत जगत की बहुत बड़ी गरिमा है कि वह ऐसे उपनिषदों को भी पढ़ती है जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता, जो वेद को नहीं मानता, वेद की कहे हुए वाक्यों को नहीं मानता, लेकिन हम उनको भी पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? तो हमारे संस्कृत मनीषियों ने कहा है कि यदि सत्य की खोज करना है तो पहले असत्य को जानिए, सुख क्या है इसकी अनुभूति करना है तो पहले दुख को जानिए। जब आपके पास दुख होगा तभी आप सुख की अनुभूति कर पाएंगे, सुख क्या है इसको महसूस कर पाएंगे। उसी प्रकार ईश्वर को जानने से पहले आप ये जानिए कि ईश्वर को ना जानने वाले के पीछे तथ्य क्या है। जब उन तथ्यों को आप समझेंगे और फिर जब आप ईश्वर से जोड़ेंगे तो निश्चित ही आप ईश्वर को समझ पाएंगे। इस प्रकार हमें षड दर्शनों का परिचय भी यहाँ पर पढ़ना है।
सामान्य परिचय है, किस दर्शन में क्या वर्णन है, किस दर्शन में क्या है, सांख्य में क्या है, योग में क्या है, न्याय में क्या है, वैशेषिक क्या है, इनके क्या प्रमाण हैं, क्या हैं, इनमें वृत्तांत हमें प्राप्त होते हैं, प्रमाण है, प्रमेय है, संशय, प्रयोजन, इस तरीके से जो वृत्तांत हैं हमें वो देखने पड़ेंगे, किसके कितने प्रमाण हैं, किसके कितने तत्व हैं, कौन क्या मानता है, योग क्या मानता है, सांख्य क्या मानता है, मीमांसा क्या मानते हैं, वेदांत क्या मानता है। इस तरीके से षड दर्शन का हमें सामान्य परिचय भी यहाँ देखना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है, पॉइंट नंबर 3, जो कहता है कि संस्कृत के प्रतिनिधि रूपकों का हमें परिचय देखना है, जिसमें इन्होंने यहाँ पर बताया है कि भास हैं, कालिदास हैं, शूद्रक हैं और भवभूति हैं। ये 4 ही कवियों का यहाँ पर उन्होंने उल्लेख लिया है। इनकी नाट्य कृतियों का परिचयात्मक ज्ञान हमें प्राप्त करना है। नाट्य कृतियाँ मतलब जैसे भास के 13 नाटक प्राप्त होते हैं, शूद्रक के भी नाटक प्राप्त होते हैं, कालिदास के भी नाटक प्राप्त होते हैं। उसमें से भवभूति के भी नाटक हैं, जैसे उत्तर रामचरितम है, कालिदास का विज्ञान शाकुंतलम है। इस तरीके से अन्य अन्य हमें जो नाटक प्राप्त होते हैं उनका भी हमें यहाँ पर अध्ययन करना चाहिए, उनका परिचयात्मक ज्ञान हमें प्राप्त करना है। इसके बाद हमें संस्कृत साहित्य का इतिहास, जिसमें महाकाव्य, गीति काव्य, गद्य काव्य, चंपू काव्य और कथा साहित्य, इस तरीके से हमें इसका अध्ययन करना पड़ेगा। हाँ, तो हम कह रहे थे कि संस्कृत साहित्य का जो इतिहास है, इसमें महाकाव्य, गीति काव्य, गद्य काव्य, चंपू काव्य एवं कथा साहित्य का भी हमें अध्ययन करना चाहिए। इसके बाद काव्य शास्त्र, चूँकि मम्मट का एक ग्रंथ है, काव्य शास्त्री ग्रंथ कहा जाता है इसे, जिसमें कुछ अलंकारों का वर्णन है। उसके बाद कुछ छंदों का परिचय है, कुछ अलंकार हैं, कुछ छंद हैं। अब कौन कौन से छंद हैं, कौन कौन से अलंकार है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने बताया उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है, अर्थांतरन्यास अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, यमक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, श्लेष अलंकार है। ये कुछ अलंकारों का हमें अध्ययन यहाँ करना पड़ेगा। इसके बाद है छंदों का सामान्य परिचय। सामान्य छंदों में भी हमें देखना है कि अनुष्टुप है, उपजाति है, वंशस्थ है, शिखरणी है, मालिनी है, मंदाक्रांता है, शार्दुल विक्रीडित है और इंद्रवज्रा है। ये कुछ हमें अलंकार भी देखने, अलंकारों के साथ साथ कुछ छंद भी देखने हैं। छंदों के बाद यहाँ एक बड़ा अच्छा सा पॉइंट उन्होंने दिया, रसों का सामान्य परिचय है। जितने भी हमारे रस हैं उन्हीं रसों का स्थायी भाव है, क्या किसका स्थायी भाव है, क्या किसकी देवता हैं, क्या किसका रूप है, रंग है, वो सब हमें यहाँ पर अध्ययन करना पड़ेगा। इसके बाद नंबर 6 में आते कारक एवं अनुवाद। नंबर 6 में आता है कारक एवं अनुवाद। अनुवाद में हमें देखना है कि कारक की विभक्तियाँ, है ना, कारक की विभक्तियाँ एवं विभक्तियों का सामान्य परिचय है। कारक एवं उनकी विभक्तियों का सामान्य परिचय प्लस उपपद विभक्तियाँ। कारक की जो विभक्तियाँ वो तो 7 हैं, 7 ही कारक है, लेकिन संस्कृत जगत में, संस्कृत साहित्य में, संस्कृत में केवल 6 कारकों का उल्लेख मिलता है, क्योंकि संबंध को कारक नहीं माना जाता। लेकिन उससे भी ज़्यादा हमें यहाँ ध्यान देना होता है उपपद विभक्तियों का, किसमें कौन सी उपपद, सह किसके साथ प्रयोग हो रहा है, अलम किसके साथ प्रयोग होगा। इस तरीके से जो उपपद विभक्तियाँ होती हैं उनका हमें अध्ययन यहाँ पर करना पड़े। इसके बाद हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, क्योंकि वर्तमान की जो हमारी जनमानस की जो भाषा है वो ज़्यादातर हिंदी है, तो हिंदी से संस्कृत में आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसके लिए हमें कारक पढ़ना पड़ता है। इसके बाद आता है अनुच्छेद एवं कथा निर्माण। इसके बाद आता है अनुच्छेद एवं कथा निर्माण। तो अनुच्छेद और ये कथाओं का निर्माण जब आपको दिया जाए तो वो तभी संभव हो सकता है जब आपने कारक अच्छे से पढ़े होंगे। इसके बाद आता है गिनती, संस्कृत की गिनतियाँ। तो ये गिनतियों में भी जैसे 1 2 3 4 की 1 to 4 जो गिनतियाँ होती हैं तीनों लिंगों में चलती हैं, जैसे एकः, एका, एकम, द्वौ, द्वे, द्वे, त्रयः, तिस्रः, त्रीणि। इस तरीके से गिनतियाँ 4 तक जो हैं वो तीनों लिंगों में चलती हैं, और 5 से लेकर आगे अनंत तक उनका अपना वो निश्चित है कि ज़्यादातर जो शब्द हैं वो गिनती के नपुंसकलिंग में यूज होते हैं, कुछ एक जगह परिवर्तन होता है, वो हमें देखना पड़ता है। इसके बाद आता है नंबर 9 पॉइंट, अनुच्छेद एवं श्लोकों से प्रश्न निर्माण। पैराग्राफ आ जाए,
श्लोक आ जाएं, उनसे क्वेश्चन बने, या कोई एक सेंटेंस दे दिया जाए, उसको आपको आंसर को क्वेश्चन में परिवर्तन करना है, उनसे प्रश्न बनाना है। और जैसे पेपर में आता है एक अनसीन पैसेज आता है, पैराग्राफ आता है संस्कृत का, उसमें से क्वेश्चन निकले होते हैं, उनको आपको देखने का आंसर देना होता है। श्लोक होता है, श्लोक से क्वेश्चन निकले होते हैं, उनसे देखकर आपको आंसर करना होता है। इसके बाद आता है वाच्य परिवर्तन, कर्तरी से कर्म में, कर्म से भाव में, भाव से कर्म में, इस प्रकार जो परिवर्तन हमें करने पड़ते हो, ये तभी संभव हो पाते हैं जब हमने अच्छे तरीके से कारक को समझा और पढ़ा होगा। क्योंकि आप बोर्ड ना, आप एक स्कूल की परीक्षा नहीं देने जा रहे, आप अपनी जॉब के लिए, जहाँ हाँ हम एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, एक छात्रों को पढ़ाने जा रहे हैं, तो उस लेवल की हमें तैयारी अपनी करनी चाहिए। इसके बाद आता है विशेषण और विशेष्य, किसी की विशेषताएं हैं, किसी की क्वालिटियां हैं। जैसे राम सुंदर है तो सुंदर उसकी क्या है, विशेषण है, और विशेष्य क्या है कि वो राम है। राम विशेष्य कौन है, राम, और विशेषण क्या हो गया, वो सुंदर है। तो इस तरीके से हमें विशेषण विशिष्ट देखने होते हैं, पर्याय देखने होते हैं, विपर्याय देखने होते हैं। पर्याय पर्यायवाची हो गए, विपर्याय विलोम शब्द हो गए। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका एक टॉपिक है, जो है भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र, संस्कृत पेडागोजी जो है, ये हमें, चूँकि वर्तमान में संस्कृत पेडागोजी का बहुत प्रचलन है, चूँकि वर्तमान की स्थिति को देखते हुए शिक्षा कैसे बच्चों तक पहुंचाई जा सके, शिक्षा को बड़ा आसान तरीका बनाने का जो प्रयास है शिक्षा शास्त्र अपने द्वारा करता है। और कैसे बताते हैं कि किस किस कैटेगरी के बच्चे हमें, उनके साथ किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, उनको कैसे उनको अध्ययन कराना चाहिए। सब बच्चे, देखो हम सब जानते हैं कि सभी बच्चे एक बौद्धिक क्षमता को लेकर कार्य नहीं कर पाते। कुछ बहुत हाई लेवल जिनकी मेंटली बहुत हाई होती है कि आपने थोड़ा सा बताया और वो समझ गए। कुछ लोग बड़े स्लो होते हैं, कुछ लोग बड़े मीडियम होते हैं। सबको किस तरीके से साथ लेके चलना है, ये शिक्षा शास्त्र में सिखाता है। तो ये हमारे शिक्षा शास्त्र का जो टॉपिक है 12वां, इसे भी हम कुछ हद तक आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम आगे अग्रसर होते। अच्छा, ये अब हमारा यहाँ तक ही पाठ्यक्रम का सिलेबस था। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और मेरा जो प्रयास है वो आपको कैसा लगा है ये ज़रूर मुझे एक बार कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अहम कृतज्ञोस्मि, मैं बहुत ही आभारी हूँ कि आपने हम पर विश्वास करके आज हमारी इस वीडियो को आपने देखा, और संस्कृत जगत में हम कुछ अच्छा कर सकें, ये इसके लिए मुझे आपका पूरा पूरा सहयोग मिले, इसकी अपेक्षा मैं आप सभी से करता हूँ। इन्हीं और इसके साथ कल से हमारा टेस्ट सीरीज़ जो है, वर्ग 1 के टेस्ट सीरीज़ प्रारंभ होने जा रही है, जिसमें 21 प्रश्नोत्तरी रहेंगे। 21 क्वेश्चनों से हम स्टार्ट करेंगे, प्रारंभ करेंगे, जिसमें 21 क्वेश्चनों की सीरीज़ तैयार करेंगे, जो ज़्यादा लेंदी भी ना हो और ज़्यादा शॉर्ट भी ना हो, जिससे कि पढ़ने में भी आसानी रहे। और अभी नवंबर का समय भी है, तो बड़े आसानी तरीके से हम सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, लगभग 3 महीने हैं, तो हम बड़े आसान तरीके से अपने इस सिलेबस को कवर कर सकें। और अपने इस संस्थान से हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे MP टेट वर्ग 1 को क्वालिफाई करें, अच्छे से उसमें परफॉर्मेंस दें और मेन परीक्षा की अपनी तैयारी करें। इसी शुभकामना के साथ अपनी वाणी को विराम। धन्यवाद।